नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और रोज की तरह अब 4 बजे से लगातार नॉनस्टॉप आप इंडिया टीवी पर देखेंगे यूपी चुनाव की कवरेज। किस नेता ने आज क्या कहा, कौन से उम्मीदवार पर फिर आरोप लगे, इस बार कौन सी सियासत आज चमकाई गई, सब होगी बात। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब दबंगई, गुंडई और एक नया शब्द जो पिछले 2-3 रोज से आप रोज बार बार सुन रहे होंगे, तमंचावाद। इस तमंचावाद तक पहुंच गई है। किसके नस नस में है तमंचावाद, आज हम बात करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्हें दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और उनकी दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। तो ये नया शब्द जो तमंचावाद है, दरअसल इसको योगी आदित्यनाथ ही पिछले 2-3 रोज से उठा रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी अपने प्रत्याशियों के जरिए यह संदेश दे रही है कि हम अगर सरकार में आए तो तमंचा चलेगा। उनके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर अखिलेश यादव को खूब घेरा। इंडिया टीवी से एक खास बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने यह प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी की है, बल्कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता को धमकी देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की यह प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं है, या बम बनाने की फैक्ट्री, दंगा शुरू करने के लिए, अपराध करने के लिए, माफियागिरी करने के लिए, पलायन के लिए, विवश करने के लिए, ऐसे अपराधियों की फैक्ट्री लगाने का उत्तर प्रदेश में संदेश है। समाजवादी पार्टी ने लिस्ट नहीं जारी की है, उत्तर प्रदेश की जनता को धमकी देने का काम किया कि मेरे पास इस तरह के गुंडे हैं, इस तरह के अपराधी हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, किसी ने 10 का कत्ल किया, किसी ने 20 का कत्ल किया है, किसी ने अपहरण किया है, किसी ने महिलाओं के साथ घटनाएं की है। तो ऐसे इस लिस्ट से यह संदेश जाता है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कह लो कि चुनाव से पहले समाप्त पार्टी का अपना सर्टिफिकेट एडवांस में ले लिया। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर जो सवाल उठा रही है, उसमें वो कौन से प्रमुख नाम हैं जो कि आप ऐसे समझिए कि एक हथियार समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दिया उन पर वार करने के लिए। सबसे बड़ा नाम है रामपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जो फिलहाल 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद है। इनको रामपुर से टिकट दिया गया है। इनके ऊपर आरोप संगीन है। इनके ऊपर गरीबों की जमीन हथियाने का, इनके ऊपर बीजेपी ने बाद में जो मुकदमे लगाए उसमें तो भैंस चोरी, बकरी चोरी, इन तक के आरोप हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर जमीन कब्जा करने के जो आरोप हैं उसमें ज्यादातर शिकायतकर्ता वो गरीब मुस्लिम परिवार हैं। दूसरा नाम आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का है। अब्दुल्ला आजम भी अपने पिता की तरह ऐसे ही फर्जीवाड़े के मुकदमे में जेल में बंद थे, अभी बेल पर बाहर आए हैं। अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से, रामपुर से लगती हुई सीट है, यहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब इसको भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है कि पिता और पुत्र, एक तो परिवारवाद, वो भी अपराधी परिवार, एक पिता जेल में है, बेटा बेल पर है, दोनों को टिकट देकर क्या संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कहती है कि सारे आरोप सरासर मिथ्या है और यह पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। बहरहाल तीसरा नाम, और यह शायद सबसे कंट्रोवर्शियल नाम है, यह है कैराना के नाहिद हसन। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, एक बड़े सियासी खानदान से आते हैं। इनकी मां तबस्सुम हसन वो सांसद रही, इनके पिता कई बार के सांसद रहे हैं और इनका सीधा टकराव जो है हुकुम सिंह परिवार से होता आया और इस बार भी होने जा रहा है। नाहिद हसन को जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उस वक्त उनको यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। फिलहाल वो जेल में बंद है। इनके ऊपर आरोप गैंगस्टर एक्ट के तहत लगाया गया है। बीजेपी कहती है कि कैराना से हिंदुओं के पलायन के लिए यही नाहिद हसन जिम्मेदार हैं और खुलेआम ये अपने इलाकों में जाकर के, मुस्लिम इलाकों में जाकर के हिंदुओं से बाजार में सामान ना खरीदने की अपील करते हुए वीडियो में दिखाई दिया, ऐसा बीजेपी कहती है। चौथा नाम है हापुड़ के धौलाना से असलम चौधरी का। यह भी एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं, इनके ऊपर भी कई आरोप हैं। पांचवा नाम है मेरठ शहर सीट से रफीक अंसारी का। छठा नाम गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से अमरपाल शर्मा का। सातवां नाम सरधना से अतुल प्रधान का। आठवां नाम धामपुर से नईमुल हसन का। कोल सीट से शाज इसहाक।
ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं और इन सब की कोई ना कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है। इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं सपा गठबंधन की 194 उम्मीदवारों की लिस्ट में जिनको बीजेपी दागी बताती है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है कानून व्यवस्था को ठीक करना। योगी बार बार कहते हैं कि यूपी में अब दंगा नहीं होता, वो कहते हैं मैं बुलडोजर चलवा देता हूं, वो कहते हैं कि मैं इस बात से नहीं हिचकिचाता कहने से कि मेरी पुलिस अपराधियों को ठोक देती है, या तो उनको ऊपर पहुंचा देती है या फिर उनको राज्य के बाहर पलायन करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ये बात सिर्फ ट्विटर के जरिए नहीं कहते हैं, वो एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कहते हैं सपा अपराधी, तमंचावादी, माफियावादी मानसिकता है और यह इससे कभी उभर पाई नहीं। वहीं उनकी अपनी सरकार साफ छवि वालों को टिकट देती। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी के पास एक लंबी फहरिस्त है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने चुने हुए विधायक 2017 में आए थे उनमें से लगभग 35% के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन बीजेपी जवाब यह देती है। सवाल जब पूछा कि आज केशव प्रसाद मौर्य से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे पॉलिटिकल एडिटर उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों पर या प्रत्याशियों पर जो आरोप हैं वो राजनीतिक आरोप हैं। जब कोई जनता की बात करने के लिए धरना प्रदर्शन करता है, कहीं पर जाकर के मुद्दे उठाता है, कहीं सड़क अवरोध कर देता है, इस किस्म के मामलों को आपराधिक मामले नहीं कहा जा सकता, ये जनता के उठाए हुए मुद्दे हैं। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर कैसे कैसे मुकदमे हैं। किसी के ऊपर 307 का मुकदमा है, किसी के ऊपर दंगा भड़काने का मुकदमा है, किसी के ऊपर राइड कराने का मुकदमा है। तो इस तरह से दोनों लोग एक दूसरे को आरोपी और अपराधी छवि वाले नेताओं को विधायिका में लाने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। और इसी पर आज हमारी कुरुक्षेत्र की, माफ कीजिएगा, कुरुक्षेत्र से मैं आपसे बात होगी 6 बजे। अभी हमारी बात होने जा रही है, मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, साफ है, मुख्यमंत्री खुद ये बार बार कहते हैं कि अगर सपा आई तो मान लीजिए गुंडा राज आ गया, और गुंडे कितने बीजेपी में हैं ये सपा भी रोज गिनाती है। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। गांधी साहब स्वागत है आपका। के शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक नया शब्द जो है वो बीजेपी के नेताओं ने गढ़ा है गांधी जी, और वो है तमंचावाद। वो कह रहे हैं सपा का मतलब तमंचावाद। कभी ट्विटर पर बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी और कभी वो बोलते हैं अपने बयान में। मुख्यमंत्री जी पर खुद बैठता है। इनके सांसद जब ये लड़े थे उनके एफिडेविट उठाकर देख लीजिए, पन्ना दर पन्ना इनके आपराधिक रिकॉर्ड थे सांसद जब लड़े थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो सारे के सारे आपराधिक रिकॉर्ड अपने वापस कर लिए। मर्डर के इन पे केसेस थे, दंगा भड़काने के केसेस थे इन पर, लेकिन खुद मुख्यमंत्री थे। इतिहास में पहली बार हुआ है कि आप अपने ही केस में जज बन जाएं और आपको अदालतों पर भरोसा ना रहे और आप अपने केसेस वापस कर लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य जी, अभी भी इन पर केसेस हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि इन पर जो है वो मकान और जमीन कब्जाने के केसेस हैं, लेकिन अपने आप को ईमानदार केशव प्रसाद मौर्य जी बन रहे हैं। इसके बाद संगीत सोम, इसके बाद सुरेश राणा जो इनके मंत्री हैं। 6 मंत्री, दागी मंत्री को अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जब आप डिस्कशन समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बीजेपी की लिस्ट पर भी ये डिस्कशन होना चाहिए कि कितने दागी प्रत्याशियों को दिए। तभी आपको बुलाया गांधी साहब, आप एक एक करके नाम गिनाइए। हम तो चाहते हैं पता चले कौन कौन सी पार्टी से कौन अपराधी को उतार रहा है। मैं गिना रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों के नाम देने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर, उनके सोशल मीडिया पर जाइए तो आपको नाम मिलेंगे
ब्रजेश सिंह रावत देवगन से, सुरेश कुमार राणा थाना भवन से, मुकेश चौधरी नकुर से, बाबूलाल फतेहपुर सीकरी से, अमित अग्रवाल मेरठ कैंट से, कमलदत्त शर्मा मेरठ सिटी से, दिनेश कुमार हस्तिनापुर से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिरातू से, उमेश मलिक बुडाना से, योगेंद्र उपाध्याय आगरा दक्षिण से, प्रदीप कुमार बुलंदशहर से, कुंवर भारतेंदु सिंह नजीबाबाद से, सोमेंद्र सिंह तोमर मेरठ दक्षिण से, डॉक्टर जयस धर्मेंद्र आगरा कैंट से, यशवंत सिंह नगीना से, जगपाल सिंह, मतलब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत देर लग जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया और उनकी वेबसाइट पर लिस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए इनको अपने दागी प्रत्याशियों के पूरा का पूरा विवरण देना पड़ रहा है। और ये क्या गिना रहे हैं कि इन्होंने टिकट क्यों दिए हैं, क्योंकि जो इनकी जिला इकाई है उसने संतुष्टि कर दी है। अच्छा, ठीक है, वो चाहते हैं वो डिप्टी सीएम रहे, इसलिए टिकट देना इनकी मजबूरी। ठीक है गांधी साहब, ठीक है, ठीक 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 ठीक, आपने बहुत सारा नाम गिनाया, मैंने नोट भी कर लिया। मैं अभी एक एक करके बारे में ये पूछता हूं, इनसे भी पूछता हूं। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी भी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार भी हैं। अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, प्रचार में जा रहे हैं, शायद गाड़ी में बैठे हैं। और शादाब चौहान पीस पार्टी से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शादाब जी, आपका ही बहुत स्वागत है। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी जी, अग्रवाल जी सपा से, और उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी है आपके तमंचाधारियों की, आपके तमंचावादियों की। बोले इन पर कोई बात नहीं होती, बीजेपी के उम्मीदवार पे अपराध हो तो वो तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हो गया, और सपा के उम्मीदवार पर अपराध हो तो वो गैंगस्टर हो गया। जी नमस्कार जी। जो हमारे मित्र ये अपराधियों की लिस्ट गिनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों को टिकट हुए, ये समाजवादी पार्टी सरकार में बसपा की सरकार, जो जन आंदोलन, जो लोगों पर अपराध, गुंडई, उनके अपहरण ये लगातार होते थे और लोगों के मुकदमे कायम नहीं होते थे, उसकी प्रतिक्रिया में अगर लोग थाने चले गए तो मुकदमा कायम हो गया, एसएसपी मिलने चले गए तो मुकदमा कायम हो गया, कहीं किसी ने रोड जाम लगा रखा है उसको खुलवाने चले गए तो मुकदमा कायम हो गया। इस प्रकार के मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, बड़े गहरे अपराध के मुकदमे नहीं है, सामान्य मुकदमे हैं। और समाजवादी पार्टी सरकार ने जानबूझ करके प्रताड़ना के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं मुकदमे कायम किए, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। समाजवादी पार्टी में तो हमेशा ऐसे ऐसे लोग विधायक और सांसद रहे हैं जिन पर बड़े बड़े मुकदमे कायम रहे, जो लगातार जेल गए, मुकदमा बड़े बड़े अपराध मुकदमे गए। भारतीय जनता पार्टी की छवि, उसके कार्यकर्ताओं की छवि साफ सुथरी, स्पष्ट, और जनता की जन कल्याणकारी योजना में लगातार लगे रहे हैं, उनके साथ ही वो मुकदमे कायम हुए। मुझको ऐसा लगता है। के शर्मा जी, अगर उनका वीडियो अगर मिल जाए। के शर्मा साहब, हाँ अब आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए भी गांधी जी ने। इन्होंने तो शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य से की है, ब्रजेश सिंह, सुरेश राणा भी मंत्री आपकी सरकार में, उनका नाम भी ले रहे हैं। बोले इनके ऊपर जो मुकदमे हैं भाई, वो क्या अपराध श्रेणी में नहीं आते? देखिए सौरभ जी, आपका बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप जानते हैं कि राजनीति में जो है कई तो राजनीतिक मुकदमे हैं और कई आपराधिक मुकदमे। अभी कपिल देव जी ने बड़ी स्पष्टता से आपको बताया कि किस तरह के मुकदमे हैं ये, और जहां तक इन्होंने योगी जी के संदर्भ में जो कहा, उसमें मैं स्पष्ट कर दूं उनको, मित्र को, कि उनके ऊपर जो 3 महत्वपूर्ण जो मुकदमे थे, पहले तो वो मुकदमे इनके यानी इन्होंने कुछ तय ही नहीं कर पाया था, कोर्ट ने खारिज कर दिया उन मुकदमों को। और मैं इनसे ये पूछता हूं, वो तीनों मुकदमे पे वो आ चुके हैं फैसले, और उसको कोर्ट ने खारिज किया है, कोई व्यक्तिगत रूप से किसी ने उसको खारिज नहीं किया है। पहले तो इनको स्पष्टता होनी चाहिए गांधी जी को जानकारी में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह, यदि आप ये मानते हैं तो उनके ऊपर 2006 और 7 में मुकदमे थे, उस समय बसपा की सरकार थी, फिर 5 साल आपकी सरकार रही, तो आपके हाथ में हाथ धर के बैठे थे या मुंह में दही जमाए हुए थे? आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपने चार्जशीट क्यों नहीं तय किया? ठीक, तब तो आप कुछ नहीं किए। और दूसरी एक बात और कह के समाप्त करूंगा कि देखिए, दोहरापन समाजवादी पार्टी का क्या है सौरभ जी, इसको समझना होगा। 3 दिन पहले अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात को कह रहे थे कि भाजपा सरकार ने जबरदस्ती हमारे ऊपर मुकदमे डाल दिए। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की जो आज गांधी जी कर रहे हैं। आज इनके नेता जो है एक और हैं, कोई इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये विकास पे बात नहीं करना चाहते, हमारे टिकटों के ऊपर में ये चर्चा कर रहे हैं, टिकट हमने किसको दिया उस पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? आपको जरूरत क्या थी ऐसे गैंगस्टर, ऐसे जो है तमंचा लहराने वालों को टिकट देने की?
आपने दिया, जो जेल से निकल के आए और उनको आपने तत्काल टिकट दिया। ठीक है। जो इसको जो टिकट दिया वो आते ही जो है वो अरेस्ट हो गया, वो फरारी में चल रहा है। तो ऐसे टिकट आपने क्यों दिए? आपने अपना संस्कृति का परिचय दिया। मैं अब जरा उत्तर ले लूं, गुंडा मैं उत्तर लेता हूं। आपने अब्दुल हाफिज साहब सुना, देखिए यही मैं कह रहा था, ये बीजेपी का जवाब होता है कि हमारे मुकदमे तो ये बताया, सड़क रोक दिया, एसएसपी के पास चले गए, डीएम के पास ज्ञापन देने चले गए, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, मुकदमा कर दिया। कह रहे हमारे मुकदमे ये हैं, हमारे मुकदमे गैंगस्टर एक्ट वाले, नाहिद हसन वाले नहीं है, जमीन कब्जाने वाले आजम खान वाले नहीं है। नहीं, यही तो दोहरापन है ना। इनके मुकदमे आंदोलन वाले हैं, हमारे मुकदमे जो है सीरियस ऑफेंसेस हैं। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं 2017 की। 383 एमएलए इन्होंने उतारे थे, उसमें से 137 दागी थे और उसमें 100 जो उम्मीदवार थे उन पर सीरियस ऑफेंसेस थे और 106 लोग इनके चुनकर आ गए थे एमएलए विधानसभा में, और उन 106 में से इन्होंने 20 को मंत्री बनाया, यानी कि 45% कैबिनेट इनकी दागी मंत्रियों से भरी हुई थी। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और अभी बात कर रहे थे कि योगी जी के मुकदमे अदालत ने खारिज कर दिए। अरे अगर खारिज कर दिए थे तो जब वो एमपी का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने एफिडेविट में क्यों दिए थे? अगर खारिज हो गए तो एफिडेविट में क्यों दिए थे? उनकी एफिडेविट पन्ना दर पन्ना आपराधिक रिकॉर्ड से भरी हुई है। फिर अभी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी केशव प्रसाद मौर्य जी पर कि उन्होंने जमीन कब्जाने के उन पर केसेस हैं। कपिल देव अग्रवाल जी यहां पर बैठे हुए, इन पर 6 केसेस हैं। ये गिना दें किस तरह के केसेस हैं? अरे अच्छा, आप अगर कपिल देव जी यहां बैठे हुए 6 केसेस हैं उन पर, पूछ लीजिए इनसे। मैं पूछ रहा हूं, बताइए साहब, बताइए कपिल देव जी, बताइए कमलदत्त शर्मा पर 6 केसेस। अभी इन्हीं का पूछ लें। एक सेकंड गांधी जी, एक सेकंड, आपने नाम ले लिया, सामने बैठे, मौके पे बात हो जाती है, वही पूछ लेते हैं। बताइए। बिल्कुल पूछ लीजिए, 6 केसेस। मैंने आपको बताया ना, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिन लोगों ने इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम गौ हत्याएं होती थी। अगर जाकर के थानेदार से बात कर ली, केसेस है आप पर, किस तरह के? मैंने आपको बताया ना, सरेआम गौ हत्या होती थी। अगर गौ हत्या की जाकर थाने के अंदर नहीं है तो इंस्पेक्टर मुकदमा कायम कर दिया। हाँ है ना, है या नहीं है? अरे साहब है, और अदालत में आप पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं, वो तो गांधी जी एक मिनट सुन लीजिए, वो कहां मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे मुकदमे हैं और कब कैसे लगे। बताइए अग्रवाल जी। यही विडंबना है सौरभ जी कि इनके आंदोलन के मुकदमे हैं और समाजवादी पार्टी पर आंदोलन के मुकदमे। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए उनकी, अरे आप उनकी सफाई तो सुन लीजिए ना। एक सेकंड, आप बोलते तो उनकी आवाज नहीं आती, एक्चुअली दब जाती है। अग्रवाल जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, देख ले, म्यूट हो गया होगा कहीं सिस्टम, फोन से आप बात कर रहे हैं, शायद म्यूट तो नहीं हो गया है, आवाज नहीं आ रही आपकी। समाजवादी बोलते थे ऐसा शर्मनाक कोई मुकदमा नहीं है, जन आंदोलन के मुकदमे हैं और उनका होने पर शर्मसार नहीं है। नहीं, आपके ऊपर कोई ऐसा गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं, आप कह रहे हैं? जी बताइए अब्दुल हफीज जी। आप देखिए, बहुत आसान होता है ये कह देना कि हमने आंदोलन किया और आंदोलन की वजह से हम पर जो है मुकदमा हो गए। ये बताएं कि संगी सोम पर किस तरह के मुकदमे हैं, सुरेश राणा पर किस तरह के मुकदमे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी पर किस तरह के मुकदमे हैं। तो ये कहना बहुत आसान। और मैं आपको बता दूं, 38 लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इनके मैं मुकदमे गिनाने आ जाऊंगा जहां सुबह से शाम हो जाएगी। नहीं ठीक है, गांधी साहब आप मुकदमे गिनाइए, आप तो अभी भी गिना रहे हैं इनके मुकदमे, कोई बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, पता लग रहा है सबके बारे में पता चले। लेकिन जो व्यक्ति जेल में बैठा है, आप उससे अगर लड़ाएंगे, आजम खान साहब आपके लिए बड़े नेता होंगे, जेल में बैठे, उनके ऊपर संगीन आरोप है, आप उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है, आप उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, तो इसका परसेप्शन तो जाएगा ना लोगों में। देखिए सौरभ जी, मैं एक साफ तौर पर बात कहना चाहूंगा कि नाहिद हसन जी पर 1 साल पहले गैंगस्टर एक्ट हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना सोचता है कि 1 साल तक उन पर कोई भी एक्टिविटी इन्होंने नहीं की, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की? लेकिन जैसे वो नामांकन करते हैं, पुलिस एक्टिव हो जाती है। गांधी साहब 1 साल पहले लगाओ चाहे 6 महीने पहले लगाओ, गैंगस्टर एक्ट तो संगीन मामला हुआ ना। गैंगस्टर एक्ट जो है ना, एक मुकदमे के बाद भी लग जाता है। गैंगस्टर एक्ट की ये नहीं कि एक मुकदमा हो 100 मुकदमे हो, अगर पुलिस चाहती है तो लगा देती है। और किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग हुआ ये हम जानते हैं। पहली बार पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो भाजपा की सरकार ने किया है। हाँ ठीक है, शादाब मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार प्रेम माफ कीजिए के शर्मा जी का जवाब ले ले। जी शर्मा जी। देखिए बड़ा आश्चर्य है, गांधी जी इतनी सहजता से बोल रहे हैं, जिस पे चाहेंगे उस पे ये लगा देंगे, जिसको चाहेंगे जेल में डाल देंगे। अरे जनाब, जब जेल में डाल दिया, चलो ठीक है, यहां तक मैं आपकी बात मान भी लूं, क्योंकि ये आपकी संस्कृति थी कि इस तरह किसी को भी धमकाओ और जेल में डालो। लेकिन ये तो बताओ कि कोर्ट ने क्यों नहीं छोड़ा? आजम खान एक बार नहीं 10 बार बेल का अपील कर चुके हैं और उसके बाद भी कोर्ट ने नहीं छोड़ा, तो क्या कोर्ट भी प्रभावित है क्या किसी से?
और जिनको अभी जो है न्यायिक हिरासत में भेजा नाहिद हसन को, तो कोर्ट ने ही भेजा है ना, तो क्या कोर्ट भी वो हो गई है, प्रभावित हो गई है? तो इस तरह से आप झूठ बोलकर लोगों को, इतने लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, दुनिया का पता है कि यदि केवल एक सर्वे पूरे देश भर में करा लिया जाए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो गुंडों की पार्टी है, जो माफियाओं की पार्टी है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं सौरभ जी, 99% इस देश के लोग बता देंगे कि वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। ठीक है, क्योंकि इनका पूरा जो शासन काल रहा है, एक बात करके और समाप्त करूंगा केवल, कि माफियाओं को संरक्षण देना, गुंडा टैक्स वसूलना, आतंकवादियों को छोड़ने की कोशिश करना, जिसमें इनको कोर्ट से फटकार भी मिली और बाद में उन्हीं आतंकवादियों को सजा भी मिली, और निशंस जो निहत्थे राम भक्तों की निशंस हत्या करना। ठीक है सर, ठीक ये इनकी पहचान है समाजवादी पार्टी। ठीक है शर्मा साहब, तो इसको जनता एक बार जरा शादाब चौहान को भी हम लाइन चर्चा में। शादाब पीस पार्टी के नेता हैं। शादाब, चर्चा हो रही है कि बताइए कौन सी पार्टी है असली तमंचावादी पार्टी, कौन सी पार्टी है असली अपराधियों की पार्टी? देखिए सौरभ जी, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और डेप्यूटी सीएम हैं, दोनों लोगों पर किस तरह के आरोप रहे हैं। क्या बताइए कि खुद मुकदमे जो वापस लेते हैं वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनको भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? किस किस प्रकार के मुकदमे हैं? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन एक बात और भी है कि राजनीति में मुकदमे किए जाते हैं। कपिल जी की एक बात से मैं सहमत हूं, विपक्ष के लोगों पर मुकदमे राजनीतिक दबाव में किए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर दंगा भड़काने का मुकदमा, संगीत सोम पर दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज है। क्या बताइए अदालत ने खत्म किया? अगर खत्म किया तो जब एमपी का चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, क्यों उन्होंने हलफनामे में दाखिल अच्छा, किया? आप मुझे बताइए, नाहिद हसन को आप गैंगस्टर मानते हैं कि नहीं मानते? नाहिद हसन गैंगस्टर है? नहीं, शादाब चौहान तो नाहिद भाई को वही मानेगा जो अदालत मानेगी। और आजम खान भैंस चोरी कर लिए। अब मजाक देखिए भारतीय जनता पार्टी का, कैबिनेट मिनिस्टर, आपने जब नाहिद भाई कह ही दिया तो फिर तो जवाब भी मिल ही गया। नहीं भाई, मैं बच बोल रहा हूं। लेकिन अगर कानून अपना काम करेगा, कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोग दोनों के दोनों इस चुनाव में दलित और मुसलमानों के जो समीकरण उसको बिगाड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान जिन्ना ये सब बातें कर रहे हैं। हाँ। लेकिन किसी व्यक्ति को अपराधी ठहरा देना, देखिए आप तीसरी पार्टी हैं। देखिए शादाब आप सपा और भाजपा से अलग हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप न्यूट्रल बात कीजिएगा। अब पाकिस्तान कौन लाया चुनाव की इस चर्चा में? जिन्ना कौन लेकर के आया? अभी आपने कह दिया ये आसानी से बीजेपी के ऊपर, इनके ऊपर ये वाला आरोप लगाना आसान होता है क्योंकि, लेकिन आप बताइए ईमानदारी से ये दोनों शब्द कौन लाया? सौरभ भाई, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं कि पाकिस्तान और जिन्ना भाजपा का स्टार प्रचारक है और अखिलेश यादव भाजपा के इशारे पर हमारे अलायंस को, दलित मुस्लिम गठबंधन को, जो हमारा चंद्रशेखर जी के साथ अलायंस और भी कई लोगों से अलायंस है, उस वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लिए अखिलेश यादव भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी की और भाजपा की मिली भगत से पाकिस्तान और जिन्ना की चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे विश्वास, तो आपको तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपको बिल्कुल जोरदार तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर उनको यह लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेने से और जिन्ना का नाम लेने से मुसलमान का वोट मिलेगा, तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई। मानते हैं ना इस बात को आप? मैं आपके मन से कह रहा हूं, आपका चैनल देश के बड़े चैनल से सौरभ भाई, आप बड़े टीवी एंकर, मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं अखिलेश यादव के बयान की हम निंदा करते हैं। जिन्ना का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और जो जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेगा, चाहे अखिलेश ले या बीजेपी ले, दोनों को हराने का काम हम करेंगे। लेकिन मुसलमानों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके स्कैपगोट बनाया जा रहा, बलि का बकरा बनाया जा रहा। हाँ। और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हम अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए संघर्ष करेंगे, ये बहुत ही क्लियर है। के शर्मा, ठीक है के शर्मा, देखिए अभी सादाब जी ने एक बात कही, अच्छी बात कही, आज उनके मुख से निकल गई कि हम मुसलमानों को जो है वोट बैंक वो बनाया जा रहा है। जनाब यही तो दर्द है 70 सालों से। आप जितना कुछ गाते हैं, चिल्लाते हैं और ये कहते हैं, आप जो है वोट बैंक ही तो बनकर रह गए। आपने कभी देश की विकास में जो है मुख्य धारा में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपका नफरत जो है वही आपकी जो है विकास को रोक देता है। और मैं आज एक और विमर्श आपके सामने सौरभ भाई रखना चाहता हूं। सौरभ जी, ये जो नाहिद हसन, आजम खान, इस तरह के जो चेहरे जो समाजवादी पार्टी लाकर इनको चुनाव लड़ा रही है, ऐसे चेहरों को, तो उससे एक आइडेंटिफिकेशन और होता है
कि क्या मुस्लिम समाज में कोई बुद्धिजीवी नहीं बचा, कोई जनता में काम करने वाला साफ सुथरा छवि का इंसान नहीं बचा? क्या वो यही चेहरे हैं? नहीं तो वो आ तो गए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये कहने वाले AIMIM वाले आ तो गए ओवैसी साहब, वो यही तो कहते हैं। हाँ हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया है मुसलमान भाइयों के साथ में। समाजवादी पार्टी यदि सबसे बड़ी दुश्मन है तो मुसलमानों की दुश्मन, नहीं शर्मा जी, क्योंकि उसने ऐसी छवि पैदा कर दी, ऐसी छवि बना दी है कि ऐसे लोगों को टिकट दे दे के उसने बता दिया कि ये समाज में कोई अच्छा बुद्धिजीवी वर्ग है ही नहीं, और गलतफहमी ये हो जाती है कि सादाब जैसे लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अरे तो और ये लोग साबित कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप तो मैं ये सौरभ जी एक बड़े विमर्श की बात कर रहा हूं आज। मुझे भी एक लगता है कि देखिए इस तरह का ये चेहरा जो है प्रस्तुत करते हैं समाज के, ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। और आपके डिप्टी सीएम ने क्या नहीं, मैं जरा एक मिनट शादाब, आपने आज शादाब जी ये बात जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इस पर अभी वो गांधी जी थे, बहुत कुछ बोल गए, वरना कोई दिक्कत नहीं है मुझे आप ये आपकी बात कह भी लें तो, लेकिन फिर भी क्योंकि बात हो गई इसीलिए नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा, अभी आपने बोला कि ये लड़ाई जो है धर्म पर नहीं हो रही, होनी नहीं चाहिए। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मैं जानता हूं। आपने आज जो वीडियो देखा जो वायरल हो रहा है, नाहिद हसन के समर्थक RLD के कैंडिडेट को ये कहते हैं कि वो गांव है, वहां 24-25 हजार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जाट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अरे ये नल का सिंबल होता तो वोट दे देते, अब तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, फिर हम भी ये कह देंगे कि अगर साइकिल होती तो हम वोट दे देते। तो क्या है ये? साफ साफ एक तरफ जाट एक तरफ मुसलमान, खुल्ला बात हो रही है गांव के अंदर। और मुझसे जरा सच आप जानते हैं, आप वहां रहते हैं। नहीं, मैं उस चीज को महसूस करता हूं, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा और RLD का अलायंस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को भ्रमित करने वाला है, क्योंकि उनकी कोई उसमें पॉलिटिकल पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं, बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बांट रही है, अभी डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि ये लिस्ट नहीं बम बनाने की फैक्ट्री है, तो चुनाव आयोग पे सवाल है, क्या चुनाव आयोग बम बनाने की फैक्ट्री चलाने वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि चलिए ठीक है, वैलिड पॉइंट। ओके, बताइए शर्मा जी, जवाब दीजिए। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ही कह रहा हूं। देखिए, चुनाव आयोग के जो रूल्स है, जो चुनाव लड़ने के रूल्स हैं सौरभ जी, उसमें स्पष्टता है कि 2 साल की सजा से पहले जो है उनको चुनाव से नहीं रोक सकते। ठीक है, एक कानून है, वो जो नियम बने हैं उस नियम की ओर से जो उसकी पालना हो रही है। लेकिन राजनीति जो है होगी तो मान क्यों नहीं रहे? ये कानून से नहीं। एक मिनट, अब कुलदीप सेंगर, अच्छा एक मिनट, शादाब एक बीच में बोल, एक सवाल हुआ तो जवाब भी जुड़ा है, मैं भी जुड़ा हूं। एक दूसरी, लेकिन सौरभ जी विषय जो है, राजनीति जो है परसेप्शन का विषय है, और परसेप्शन ये है कि समाजवादी पार्टियों ने इस तरह के गैंगस्टर, इस तरह के जो है जो माफिया हैं, उन लोगों को टिकट देकर एक तरह का ऐसा है ना शर्मा साहब, वो आप कह रहे हैं कि वो गैंगस्टर हैं, आप कह रहे हैं माफिया हैं, तो वो ये कह रहे हैं ये तो आपके गढ़े शब्द हैं, आपके गढ़े मुकदमे हैं। आजम खान बहुत बड़े नेता हैं, आजम खान पाक साफ नेता हैं, आपने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके जेल में डाल रखा है। नाहिद हसन 1 साल से बाहर घूम रहे थे, विधायक थे, चुनाव आया तो नॉमिनेशन से पहले गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने से थोड़े गैंगस्टर हो जाएंगे? नहीं तो सौरभ जी, मुझे एक चीज बताइए ना, क्या हमारे कहने से मत सोचिए। हमने, चलिए मान लीजिए मैं आपकी एक आरोप को मान भी लूं 1 मिनट के लिए, मतलब आपका नहीं, मतलब जो ये कह रहे हैं कि चलिए आपने जबरदस्ती लगा दिया, तो कोर्ट में कोई केस गया होगा, तो वो यदि उसमें कोई तथ्य नहीं होता, कुछ यदि विषय नहीं होता, तो कोर्ट उनको बेल नहीं दे देती। कितनी बार प्रयास किया इन लोगों ने बेल लेने की, क्यों नहीं बेल मिल रहा है? इसलिए बेल नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि उसमें तथ्य सही है, कोर्ट जान रहा है, पुलिस रख रही है सामने को तथ्य को। ठीक है, नहीं तो ये छूट जाते। यदि केवल झूठा एक केस होता, जैसा अभी सादाब कह रहे थे कि बकरी चुराने का केस है, तो मैं कहता हूं कोर्ट के जजों को क्या ये इतना यानी नासमझ समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं ये? तो विषय ये है कि ये सच्चाई है कि आपने गलत किया है, इसलिए आप जेल में हैं और जेल से आपको बेल तक नहीं मिल रही। चलिए ठीक है, गांधी साहब फिर से जुड़ गए। गांधी साहब इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक दूसरा प्रश्न शादाब ने उठाया है आपके ऊपर, उसका जवाब लूंगा। पहले इसका जवाब दे दीजिए, बेल वाले मामले का। देखिए, जहां तक आजम साहब का मसला है, वहां उनपे 100 से अधिक केसेस हैं,
जैसे ही जमानत मिलती थी एक नया केस ला दिया जाता था सरकार पर। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारे के सारे केसेस किए गए थे। 100 से अधिक केसेस में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन बार बार जो है नए नए केसेस लगा दिए जाते हैं और कुछ नहीं मिलता तो बकरी चोरी, किताब चोरी और किस तरह के जो है केसेस उन पर लगाए गए हैं। तो वक्त लगता है और हम कह रहे हैं कि बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एडवोकेट जनरल रामपुर कोर्ट में पेश होंगे। अब सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए, एडवोकेट जनरल रामपुर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें पेश होंगे। कितने ऐसे केसेस हैं जहां पर एडवोकेट जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होने जाते हो? आजम साहब को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों दे रही है और बार बार एडवोकेट जनरल कोर्ट में नहीं जाते हैं, जिससे बेल एप्लीकेशन डिले हो जाती है, डिले हो जाए। और मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का रूल है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। कोई भी केस हो, क्योंकि बहुत साल लगते हैं उसमें जो फैसला आने में, इसलिए क्रिमिनल लॉ का ये कंसेप्ट है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। नहीं, अब ये जो आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आप जो बता रहे हैं सर, ये तो अदालत का ही विषय है। आपने ये कहा कि वो बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इतने मुकदमे कर दिए हैं, एक में बेल कराओ तो दूसरा मुकदमा कर देते हैं, तो इसीलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। तो आप कह रहे हैं इनकी कोशिश है कि कैसे भी आजम खान को जेल में रखें। तो इससे क्या समझा जाए? 2 साल के अंदर 100 से अधिक मुकदमे यदि किसी व्यक्ति पर सरकार ने किए तो क्या समझा जाए? यही समझा जाए ना कि उनको जेल के अंदर रखना चाहती है सरकार। ठीक है, शर्मा साहब को स्क्रीन पे ले लें अगर वो हैं तो अभी। और ये शादाब ने अभी आपके ऊपर, आपके पीछे से हम थोड़ी बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आपका जो ये जाट और जो ये मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आप पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को और आप मुसलमान को केवल एक कोरा वोट बैंक मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पीस पार्टी से आप जानते होंगे शादाब को। नहीं, ये किसने कहा कि हम जो है जाट और मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं? हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं और हमारे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आप देख लीजिए कि हमने हर समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात की है। ओबीसी समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया है, मुस्लिम समाज को दिया है, दलित समाज को दिया है, ठाकुर समाज को दिया है, वैश्य समाज को दिया है। जो हमारे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारी न्यूज आपको मिल जाएंगी। तो हमने सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात की है। ठीक है, ये ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए सर, देखते हैं। कैराना में हुकुम सिंह जी कह चुके हैं मरने से पहले कि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, लेकिन ये कम्युनल इशू नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी जो है उसी इशू को बार बार उठा रही है। चलिए सर, ठीक है, चांदी साहब समय इतना ही था और अभी आपकी बात का जवाब देने के लिए के शर्मा जी भी नहीं है। मैं शुक्रिया करूंगा अब्दुल हफीज गांधी जी आपका, शादाब चौहान का और के शर्मा जी हमारे साथ रहे। आप लोग आज जुड़े चर्चा में, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।